हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरे इस प्रीवियस वीडियो में स्टीरियो केमिस्ट्री का डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी का आपने लेक्चर सुना देखा। अब हम स्टीरियो केमिस्ट्री का नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम देखने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि डच साइंटिस्ट वांट हॉफ और फ्रेंच साइंटिस्ट ली बेल ने इंडिपेंडेंटली स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर और ऑप्टिकल जो है बिहेवियर को कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। एक्चुअली उनके माइंड में एक बात आई कि अगर हम लेटर को मिरर के आगे ले जाते हैं तो उनकी इमेज मिरर इमेज बन रही होती है, और जैसे अपन एम्बुलेंस लिखा होता है तो उल्टा लिखना पड़ता है, तो इस टाइप की इमेज को अपन मिरर इमेज कह रहे होते हैं। ऐसे कई ऑब्जेक्ट भी होते हैं जब मिरर के सामने ले आते हैं तो उनकी इमेज जो है उल्टी बन रही होती है, जिसको अपन मिरर इमेज के नाम से जानते हैं। तो क्या ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी होता है या कंपाउंड में भी ऐसा होता है क्या? नेचुरली कि उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी देखा होगा, वहाँ उनको वो चीज़ नहीं मिली होगी, किंतु यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल उन्होंने देखे तो वे भी शॉक्ड हो गए और उसके ऊपर अपना उन्होंने वर्क किया। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऐसे सैंपल थे जिनका मिरर इमेज की स्टडी की गई, मॉडल बना के देखा गया, तो पता चला कि ये बिल्कुल वैसे ही अपना बिहेवियर शो कर रहे होते हैं जैसे लेटर हम लिख रहे होते हैं, और उनको अगर हम मिरर के सामने ले आते हैं तो उनकी इमेज उल्टी बन रही होती है। तो इस तरीके की कहाँ पर उनको देखने को मिल रही होती है, तो उन्होंने पाया कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी दो तरीके का अरेंजमेंट होता है। स्पेशियल अरेंजमेंट मैंने आपको पहले भी बता चुका। स्पेशियल को अगर बोला जाए तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बोल सकते हैं। अगर शुद्ध हिंदी में बोल दिया जाए तो भाई अंतरिक्ष यानी यहाँ कुछ भी नहीं हो, या यूँ कहें कि बीच में, जैसे ये बीच में, अब मैं यहाँ पर इस पेन को मान लेता हूँ कि छूने पर ये नहीं गिर नहीं रही, यहीं पर है, तो ये किस डायरेक्शन में घूम रही है, यहीं पर जहाँ घूम रही है इसको 3 डायमेंशनल कहेंगे। क्योंकि देखिए केमिस्ट्री या साइंस में तीन ही दिशाओं को बताया जाता है। एक तो सीधी बिल्कुल ये वाली आपकी, मतलब यूँ इस तरीके ऊपर नीचे नहीं मानेंगे, बस ये सीधी हवा में मानेंगे सीधी, और दूसरी इस तरीके की, ठीक ना, मीन्स डायगोनल टाइप की, और तीसरी बिल्कुल यूँ सीधी, तो 3 डायमेंशनल। तो इसको कहते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट। तो स्पेशियल अरेंजमेंट कार्बन का क्या होता है, जिस कार्बन के अलावा जो एटम्स जुड़ रहे होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम जुड़ रहे होते हैं, तो उनको जो कार्बन होता है उसको अपन सेंट्रल कार्बन मानते हैं, और यहाँ पर इसको सिमेट्रिकल कार्बन भी बोलेंगे या असिमेट्रिकल कार्बन भी अपन इसको बोलेंगे। अब जो कार्बन है यहाँ पर जब एक वर्ड यूज किया जाएगा, कायरलिटी और अकायरलिटी, तो हम भी वही बात करेंगे कि कायरलिटी वाला सेंटर है या अकायरलिटी वाला सेंटर है। कब? जब अपन इसको पहले समझेंगे। 2 तरीके का अरेंजमेंट देखते हैं। एक को हम बोलते हैं असिमेट्रिकल, और दूसरे को अपन सिमेट्रिकल बोलते हैं, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। अब सिमेट्रिकल अरेंजमेंट और असिमेट्रिकल अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस होता है? जब किसी कार्बन से अगर इसकी 4 वैलेंस है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है कार्बन, तो कार्बन की टेट्राहेड्रल वैलेंसी को इसको इस तरीके से मैं कर देता हूँ, टेट्राहेड्रल की तरह, ठीक है ना, इस तरीके से कर देता हूँ। टेट्राहेड्रल वैलेंसी, इसका टेट्राहेड्रल बनता है, ये वाला स्ट्रक्चर कुछ यूं, ये टेट्राहेड्रल बन गया। तो टेट्राहेड्रल वैलेंसी से अगर चारों एटम या ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट टाइप के आके जुड़ जाते हैं तभी असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को शो करता है। जैसे एक हाइड्रोजन है, एक आयोडीन है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, चारों अलग अलग हैं। अगर चारों अलग अलग नहीं हैं तो ये 2 भी एक जैसे होते हैं, तो इसको असिमेट्रिकल में अपन काउंट नहीं करते हैं।
किंतु जिस कार्बन से सारे जुड़ने वाले, जैसे मीथेन के बारे में बात करें तो 4 मीथेन जुड़े होंगे, तो हम उसको सिमेट्रिकल कार्बन कहते हैं। अब बात यह है कि जो असिमेट्रिकल होता है, एक्चुअली उसमें होता क्या है, जैसे ये हमारे दोनों हाथ हैं, ये दिखने में एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम है, किंतु जब हम इनको इसके ऊपर ले आएंगे तो आप देखिए बिल्कुल इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये थंब इधर जा रहा है, ये थंब इधर जा रहा है, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पा रहे हैं, सुपर ओवरलैप नहीं करना चाहिए, सुपर इम्पोज नहीं कर पाते हैं, यानी पूरा पूरा ढक नहीं पा रहे हैं। तो जो पूरा पूरा ढक नहीं पाते हैं, सुपर इम्पोज नहीं कर पाते हैं, उनको अपन असिमेट्रिकल, वो असिमेट्रिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कायरल ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, और इस फिनोमेनन को अपन कायरलिटी बोलते हैं, कायरलिटी बोलते हैं। किंतु जैसा कि मैंने बताया कि अगर सुपर इम्पोज, ये क्या कहते हैं, सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कोई सैंपल, जैसे 2 कॉइन ले लेते हैं अपन, 2 सिक्के ले लेते हैं अपन, इन दोनों सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रख दो, मैथ्स की लैंग्वेज में बोले तो ये कॉन्ग्रुएंट है, ये एक दूसरे को पूरा पूरा सुपर इम्पोज कर लेते हैं। मीन्स यूं कहें कि 2 सर्कल एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देंगे। तो ऐसे जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देते हैं, जैसे ये मान लेता हूं एक मीथेन है, और एक मीथेन, ये ए वाला मॉलिक्यूल है मीथेन का, और दूसरा ये वाला मॉलिक्यूल मीथेन का है। सैंपल, 2 सैंपल है अपने पास मीथेन के, ये एक दूसरे को पूरा पूरा सुपर इम्पोज कर देंगे। जो सुपर इम्पोज कर दें वो अकायरल कहलाएंगे, अकायरल कहलाएंगे, और अकायरलिटी कहा जाएगा इनको। जो सुपर इम्पोज करे, लिख देता हूं मैं, सुपर इम्पोज कर देते हैं, इम्पोज कर दें, ठीक है ना, वो क्या हो गए, अकायरल कहलाएंगे। जो सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, नो सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, वो कायरल कहलाएंगे। और जो सुपर इम्पोज कर देते हैं, सुपर इम्पोज कर देते हैं, वो अकायरल कहलाएंगे। तो इस तरीके से हम वाट आपने और लीबेलनेस की स्टडी करी, कायरलिटी की और अकायरल की। अब आप चाहें तो इसका ले लें स्क्रीनशॉट, मैं इसको रब करके इसका एक और एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करने जाता हूं। कायरलिटी और अकायरलिटी का बस आपको एक वर्ड में आंसर याद रखना है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल का मॉडल बना दिया जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते हो, उनको हम कायरल कहते हैं। बढ़िया एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखिए कि आपकी जो हैंड्स हैं वो क्या है, वो कायरल है, क्योंकि वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहे हैं, वो कायरल है, इससे आपको याद रहेगा। और अकायरल जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर दे, वो अकायरल। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे ये कार्बन है और ये भी पहले ये कार्बन है, इसको अपन क्या कर रहे हैं, इसमें मैंने ये जो रहती है ब्लैक करके मैंने पूरी बताया, इसको वेज अपन बॉन्ड कहते हैं। जैसे इस वेज बॉन्ड पर मैंने एक मिथाइल ग्रुप को लगा दिया है, और दूसरा ऐसा जो बॉन्ड रहता है डैश के रूप में, इसको अपन यहाँ पर भी मैंने एक मिथाइल लगा दिया। अब क्या होता है कि यहाँ पर मैंने OH ग्रुप लगा दिया और यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। ये अपना मिथेनॉल, ये क्या है, 3 है, प्रोपेनॉल है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अब इसमें ये वाला जो बॉन्ड होता है जो रहता है, और ये टूटा हुआ बॉन्ड रहता है। ये जो टूटा हुआ बॉन्ड रहता है ये आपको ऊपर की ओर बताता है कार्बन कंपाउंड से, और ये जो वेज बॉन्ड है वो नीचे की ओर डायरेक्शन को शो करता है। अगर हम इसको, इसके मिरर इमेज को अपन कैसे बताते हैं, ये डैश डैश करके बताते हैं, ये मिरर है सपोज, ठीक है ना, मिरर। इस मिरर के सामने रखेंगे तो हमें इसका स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा, ये और CH3 इस साइड ले आ रहे हैं, और इसको बिल्कुल मीन्स जैसा ये है वैसा ही मिलेगा अपन को। पर क्या होगा, इसका डायरेक्शन इस तरीके का ये मिलेगा। तो ये CH3 और ये H,
तो ये क्या करेंगे, जैसे इसको ले आओगे तो ये ए सैंपल है और ये बी। जैसे हम इसको यहां से लेके इसके ऊपर ले आएंगे तो ये ओ एच इस साइड आ जाएगा। अगर हम इसको ये ए बी के कंपैरिजन में ये कायरल है, किंतु अगर हम इसको अच्छा इसका नाम दे अपन तो 2, यहां से अपन करते हैं 1 और एक कार्बन को 2 माने तो प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है ना। तो इसको अगर हम 180 डिग्री से रोटेट कर दें, घुमा दें, रोटेट कर दें, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मेरे अपन ने हाथ रखे, अब इस हाथ को अगर अपन 100 पूरा घूम जाए, 180 पे घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को पूरा सुपर इम्पोज कर देंगे। इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पर भी ये पूरा सुपर इम्पोज कर देगा, तो ये सी सैंपल अगर बनाए तो पूरा घूम जाएगा, तो ये बात फिर ऐसा ही अपन को मिल जाएगा। ये पूरा अगर अपन घुमा देंगे इसको तो क्या हो जाएगा ये अपन को सुपर इम्पोज करता हुआ दिखाई देगा, यानी इसका स्ट्रक्चर आपको पहले वाले कार्बन के स्ट्रक्चर जैसा ही बना हुआ मिल जाएगा। ये इसका सी सैंपल। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। अब ये क्या हो जाएगा, ए और सी, तो ए और सी का जो सैंपल है वो पूरा एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देगा। इसलिए अपन यहां पर इसको प्रोपेन 1 ऑल को प्रोपेन 1 ऑल को अपन क्या बोलते हैं, इसको हम कायरल नहीं बोल सकते, ये अकायरल है, ये अकायरल है। मैं अब इसी का ही एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रब करने जा रहा हूं। अब अपन इसको मैं एक थोड़ा क्लियर करूंगा, मैं इसका जो नाम था फिर से बना देता हूं, कुछ ऐसा करके बना देता हूं, CH3 और ये CH3HOH, ठीक है ना। अपन कार्बन का काउंटिंग कहां से करेंगे, यहाँ एक, तो फिर एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन से 2 कार्बन यानी मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको 1 नहीं देकर अपन, क्योंकि ये क्या है, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी अल्कोहल है, इसलिए इसका नाम प्रोपेन, तो प्रोपेन 2 ऑल होगा, जो कि मैं पहले 1 लिख रहा था, थोड़ा हो रहा हूँ, उसको थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। अब अपन एग्जाम्पल जो दे रहे हैं उसको फिर से देखेंगे, एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये सेंट्रल कार्बन है, कायरल कार्बन है, और इसमें वापस ऐसा स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं मैं, और कुछ इस तरीके का। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये मैंने OH लगा दिया, ये मैंने H लगा दिया, ये C2H5 और ये मैंने CH3 लगा दिया। इसमें इसका जो नाम है आपका ब्यूट 2 ऑल, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अब इसको अपन ने इसका अपन मिरर इमेज देखें तो क्या हो जाएगा, ये OH यहां आ जाएगा, ये कार्बन, और ये अपने बॉन्ड को देख लेते हैं अपन, यहां पर है CH3, थोड़ा सा इस तरीके से करके बनाऊंगे, CH3, और ये इस बॉन्ड से बना हुआ, यहां से अपन का C2H5 जुड़ा हुआ है, और ये H जुड़ा हुआ है, ये A और ये B मान लेते हैं अपन। अब आप देखिए कि इसको अगर अपन इस पूरे ग्रुप को उठा के इसके ऊपर ले आएंगे तो OH इस साइड आ जाएगा और C2H5 इस साइड आ जाएगा, मतलब A और B एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे, ये कायरल कहलाएंगे। अब जैसे हमने उसको 100 प्रोपेन 2 ऑल को 180 डिग्री पर अपन ने घुमा दिया, रोटेट कर दिया था, तो हमने क्या देखा था बच्चों कि वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे थे। अब इसको अगर अपन घुमा देंगे तो क्या होगा, देखो इसको अगर घुमाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा,
इसको भी मैंने घुमा दिया, जैसे उसको अपन ने राउंड घुमाया वैसे इसको। तो C2H5 CH3 ये H, ठीक, OH, ये अपन को C अपन को सैंपल मिला। इन दोनों आप बताइए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? क्या कोई डिफरेंस है? ऐसा लग रहा है कि ये और बिल्कुल सेम है, जैसे बॉन्ड का देखो, बॉन्ड का अरेंजमेंट बिल्कुल एक सा है, किंतु आपका शायद ध्यान गया या नहीं गया, यहाँ C2H5 ये डैश बॉन्ड से जुड़ गया है, जबकि पहले में क्या था, पहले में CH मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें डैश से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर? इसका मतलब ये होगा कि ये इसको ले आके इधर ले आएंगे तो ये एक दूसरे को सुपरइम्पोज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूट प्लस ब्यूटेन ही कर देता हूं, या ब्यूट एन करना था, ब्यूट टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन टू ऑल क्या है? ये सुपर इम्पोज नहीं करता है, नो सुपर इम्पोज। यहां तक कि आप इसको 180 डिग्री पर घुमा देंगे तो भी नहीं करेगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये आपका कायरल कहलाएगा। और पहले वाला जो था उसको देखें अपन, तो पेंट टू ऑल, ये क्या कर रहा था? वो सुपर इम्पोज कर रहा था, कब? ऑन रोटेट 180 डिग्री सुपर इम्पोज कर रहा था, सुपर इम्पोज, इसलिए ये अकायरल कहलाएगा, अकायरल कहलाएगा। तो जो अकायरल हैं या कायरल हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, किंतु इनका जो मिरर इमेज रहती है और ऑप्टिकल बिहेवियर अलग अलग होता है। तो बच्चों इस तरीके से जैसे लेटर का मैंने बताया, वहाँ ठाप ने और लीबेल ने देखा कि लेटर की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिरर के लिए अलग अलग तरीके का बिहेवियर शो करते हैं। जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर दें उसको अपन अकायरल बोलते हैं, जो सुपर इम्पोज नहीं करते हैं उनको अपन कायरल बोलते हैं, और ऐसे कार्बन को अपन कायरल कार्बन बोलते हैं, जिससे ये जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ तक का रहा आपका कायरलिटी। अब अपन देखते हैं रेसमिक मिक्सचर को, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। देखो बेटा क्या होता है कि पहले रेसमिक मिक्सचर को बताने से पहले मैं आपको शायद बता चुका हूं इसी वीडियो में, फिर भी देख लेते हैं। एनेंशियोमर्स किसे कहते हैं? एनेंशियोमर्स भी आइसोमेरिज्म ही होता है, किंतु ये ऑप्टिकल में मैंने बताया। और ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव वाली बात होती है कि अगर एक तो क्या होता है कि जैसे दो सैंपल हैं, अपन एक एग्जांपल देख लें, तो दो सैंपल हैं, जैसे ये हैगा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन मिथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं। तो दो से अपन सैंपल को देखें, एक क्या करता है कि अगर रोटेट कर दे, एक होता है डी वाला सैंपल अपन को मिलता है जो रोटेट कर दे, और दूसरा कौन सा होता है, जैसे ये बी आर में इधर रख दिया, एच एच और एच, ठीक, एच एच। तो ये जो रोटेट कर दे लाइट की, यहां से इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं अपन, ये आपका लाइट की रे को रोटेट करने वाली बात हो रही है, इसको छोड़ देते हैं अपन एग्जांपल। जैसे मैंने बताया कि जो लाइट की रे को क्लॉकवाइज घुमा दे, ये रहेगा आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लाइट की रे को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे उसको कहेंगे अपन लीवर रोटेटरी। तो ऐसे दो सैंपल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एक मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, किंतु लाइट की प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो जो क्लॉकवाइज घुमाता है वो एक अलग सैंपल हुआ, जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है वो अलग सैंपल हुआ। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ये एक दूसरे के एनेंशियोमर कहेंगे। यहाँ पर इन आइसोमेरिज्म को एनेंशियोमर कहते हैं। अपन इसको कुछ भी बताएंगे। व्हेन अ सैंपल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड मूव द सैंपल या मॉलिक्यूल हु हैज द
same molecular formula, same chemical property, same physical property, but their behavior different in optical medium या optical activity. Some sample rotate the plane polarized light into clockwise, which is called the dextrorotatory. Some sample rotate the plane polarized light into anti-clockwise are called levorotatory. Both sample levorotatory and dextrorotatory are isomers with each other. Such type of the isomerism is known as enantiomer. इसको अपन enantiomers कहते हैं. अब enantiomer के बाद आता है racemic mixture. racemic mixture. तो पहले तो racemic mixture. racemic mixture बेटा क्या होता है? इन दोनों का मतलब इन दोनों के enantiomer का मिक्सचर यानी लेबोरेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मिक्सचर, इन दोनों के मिक्सचर को अपन रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं. रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं मतलब कि मिक्सचर ऑफ द एनेंशियोमर इज नोन एज रेसेमिक मिक्सचर. अब इसमें अगर 50% आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और 50% आपका लेबोरेटरी है, तब क्या हो जाएगा कि जो रेसेमिक मिक्सचर है वो ऑप्टिकल रूप से इनएक्टिव हो जाएगा. क्यों? क्योंकि दोनों के रोटेशन एक दूसरे को कैंसिल्ड कर देंगे, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा. ऐसे मिक्सचर को अपन रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं. और इस तरीके के मिक्सचर को बनाने को यानी कि डेक्स्ट्रोरोटरी और दोनों को साथ में मिला दिया जाए और उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कर दिया जाए तो उसको अपन रेसेमराइजेशन कहते हैं. क्या बोलेंगे? रेसेमराइजेशन. रेसेमराइजेशन कहेंगे. तो ये हुआ आपका रेसेमराइजेशन. क्लियर? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं एक और टॉपिक को एक्सप्लेन करूं. अब बच्चों देखो, ये नया टॉपिक मैंने चालू किया है क्योंकि मैंने पहले ये बना दिया डायग्राम वगैरह, क्योंकि टाइम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने इसलिए. ये रिटेंशन में आप क्या देख रहे हो? देखो आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए, कुछ आपको दिख रहा है क्या? समथिंग देखो, इसमें ये जो बॉन्ड का अरेंजमेंट है, यहाँ पर वेज बॉन्ड है, ये भी वेज बॉन्ड है, डैश बॉन्ड है, यहाँ पर बिल्कुल सेम बॉन्ड का ऑर्डर आप देखिए, यानी कि बॉन्ड का ऑर्डर सेम है और रिएक्शन किससे? HCl से कर रहा है. ये क्या है? अल्कोहल है, ब्यूटेनॉल है और ये क्लोराइड बना. मतलब रिएक्शन हुई और OH हट गया, उसकी जगह पर Cl आके लग गया है, किंतु कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, केवल सब्स्टिट्यूशन में आपस में चेंज हुआ है. सब्स्टिट्यूशन हटा है, OH वाटर बना के निकल गया है और उसकी जगह पर आके ये H2O निकल गया है, उसकी जगह पर Cl आके जुड़ गया है. मतलब रिएक्शन में बॉन्ड का ब्रेक नहीं हुआ, बॉन्ड का अरेंजमेंट जैसा है वैसा है. तो सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉन्ड आफ्टर द रिएक्शन एंड ड्यूरिंग बिफोर द रिएक्शन. सच टाइप ऑफ द कंपाउंड्स इज नोन एज रिटेंशन. इसको अपन रिटेंशन कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं कहना चाहिए, बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद. यूं कहें कि बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं होते हैं, जैसे रहते हैं वैसे ही 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, उसको अपन रिटेंशन कहते हैं. आप इसको भी चाहे तो नोट कर लें, मैं रब करने जा रहा हूं. अब हम देखते हैं क्या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन. एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा कायरल सेंटर होते हैं. फिर से सुनिएगा, 1 or more chiral center present in
सिंपल इज नोन एज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट में मैंने बता दिया। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अब दूसरा जो मेन है उसको भी मैं बता देता हूँ, हालांकि आपके एनसीईआरटी में नहीं, यहाँ बता देता हूँ। डायस्टीरियो आइसोमर्स। ये डायस्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, और डायस्टीर में जो मैग्नीट्यूड होता है स्पेसिफिक रोटेशन का वो भी सेम होता है। अब एक्चुअली ये होते क्या है डायस्टीरियोमर्स? ये क्या होते हैं कि ये मिरर इमेज को शो नहीं कर रहे होते हैं, ये मिरर इमेज को शो नहीं कर रहे होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल से अपन देखेंगे। देखिए ये डायस्टर आइसोमर्स देखेंगे तो ये फर्स्ट और सेकंड को देखिए, ये फर्स्ट और सेकंड, इसका OH इसको उठा के इधर ले आएंगे, ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज। तो इस तरीके से मिरर इमेज इसमें दिखनी चाहिए, किंतु नहीं दिखती है। क्या होता है कि ये डायस्टीरियो आइसोमर्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनमें इंटरनली जो है रोटेशन हो रहा होता है। जैसे इंटरनली रोटेशन होने के कारण इनकी जो प्राइमरी सिमेट्री होती है, ये सिमेट्री होते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। मतलब इसका जो हाफ ऊपर वाला नीचे वाले हाफ के ऊपर क्या होता है? सुपर इम्पोज हो जाता है। ऊपर का हाफ नीचे वाले हाफ के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है। इस तरीके से ये अकायरलिटी को शो कर रहे होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो इनको हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ये मिरर इमेज ऐसी बताएंगे और ये क्या कहलाएंगे? ये कायरल कहलाने चाहिए, ये एक दूसरे के कायरल है। तो कायरल ना होके हमें ये अकायरल दिखाई देते हैं। ये ऑक्जेलिक एसिड का एग्जाम्पल है, ऑक्जेलिक एसिड का एग्जाम्पल है। ये हमें कायरल दिखाई देना चाहिए, किंतु ये कायरल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इंटरनल कंपेंसेशन चलता है। अब इनको एक और नाम से भी ये क्या है कि डायस्टर भी होता है, एक और होता है मेजो कंपाउंड। तो इनको मेजो कंपाउंड में भी अपन काउंट करते हैं। तो जो डायस्टर आइसोमर्स होते हैं वो मिरर इमेज शो नहीं करते, उसमें अपन ये एग्जाम्पल इसको दे सकते हैं। और मेजो में भी अपन इन दोनों का यूज कर सकते हैं। मेजो में क्या होता है? मेजो में डायस्टर जो कि सुपर ऑप्टिकली रूप से ये मिरर इमेज नहीं बताते हैं, किंतु ऑप्टिकली रूप से ये एक्टिव होते हैं, उसको अपन डायस्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। मेजो कंपाउंड्स वो होते हैं जो सुपर क्या करते हैं कि एक इसके ऊपर वाला हाफ और नीचे वाले हाफ को ढक लेता है, सुपर इम्पोज कर देता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? मेजो कंपाउंड्स बोलते हैं। ये डायस्टर आइसोमेरिज्म भी बता सकते हैं। और मेजो, इसमें क्या होता है? इंटरनली कंपेंसेशन चलता है, मतलब अंदर की आपस में ये सुपर इम्पोज कर देते हैं। तो आज के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी आपका लेक्चर यहाँ तक हुआ। अब आपका आगे का जो लेक्चर रहेगा वो एलिमिनेशन प्रोसेस को हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।